और आपका आज की वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसकी सजेशन हमें कमेंट सेक्शन में, ईमेल सेक्शन में बहुत ज्यादा मिली है। और जिन जिन लोगों ने हमें ईमेल किया उनका नाम मैं बता दूं, श्रीनाश हैं, स्तुति हैं, यश हैं, दिव्यांशु हैं, फिर से यश हैं और यश ने पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में अपना नाम लिखा हुआ है। और उसके बाद कृणाल हैं, नीलम है, उत्कृष हैं और सहयोग हैं। इन सब ने हमें ईमेल्स किए हैं और कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे लोगों ने हम लोगों को सजेशन दी है। और अब मौजा बताएंगे टाइटल है 10 क्रेजी स्टोरीज फ्रॉम इंडियाज हिस्ट्री, ब्लो योर माइंड। और जैसे जितनी हम लोगों को इसकी सजेशन मिली है, ऑनेस्टली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वैसे ये वीडियो काफी लंबी है तो हम लोग इसको 2-3 पार्ट्स में देखेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे व्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। दोस्तों, कहते हैं कि हिस्ट्री, इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे स्कूलिंग में गलत सिखाया जाता है। हाँ जी, जो हिस्ट्री हम स्कूल में पढ़ते हैं वो फ्रैगमेंटेड हिस्ट्री है। हमारी स्कूल वाली हिस्ट्री थोड़ी सी अधूरी है और इसी अधूरेपन को मिटाने के लिए आज द रणवीर शो हिंदी पर आए हैं अभिजीत चावड़ा। ये एक साइंटिस्ट है जिनका इंटरेस्ट हिस्ट्री है, वो हिस्टोरियन भी माने जाते हैं। अगर आप इंटरनेट पर आप उनके बारे में सर्च करोगे तो आपको सिर्फ हिस्टोरिकल वीडियोस मिलेंगे। जितने भी गेस्ट इस पॉडकास्ट पर आए हैं, ये शायद उनमें से सबसे ज़्यादा लर्नड है, सबसे ज़्यादा वेल रेड है, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है और सभी चीज़ों को एक साइंटिस्ट के नज़रिए से देखते हैं। ये है भारत के 10 ऐसे सीक्रेट्स जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए। उन्हीं सीक्रेट्स को लेकर आए हैं रणवीर अलावादिया, अभिजीत चावड़ा, द रणवीर शो हिंदी पर। एंजॉय। इंटरेस्टिंग लग रहा है। दोस्तों नमस्ते। जिस इंसान को मैं आज आपके सामने पेश करूंगा उनका नाम है अभिजीत चावड़ा। अभी ही एक भयानक सा इंग्लिश एपिसोड रिकॉर्ड किया, वो फिजिक्स के बारे में था, एस्ट्रोफिजिक्स, ब्लैक होल्स, एलियंस वगैरह के बारे में था। पर ये इंसान एक पॉलीमैथ है, मतलब इनको अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता है। अभिजीत सर नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वेलकम टू द रणवीर शो हिंदी। द रणवीर शो में फिर से लौट कर आपको क्या फील हो रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है, पहली बार आज आया हूँ आपके शो के अंदर। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मज़ा आ रहा है। आज का टॉपिक है टॉप 10 माइंड ब्लास्टिंग स्टोरीज अबाउट एंशिएंट इंडिया। लोग कहते हैं कि हमारा देश सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। लोग कहते हैं कि हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशंस में विमानों की बातें होती थी, विमान की डिस्कवरी हो गई थी, साइंटिफिक डिस्कवरीज हो गई थी। मैं ये चाहूँगा कि आपने जितना भी पढ़ा इतने सालों में, आप हिस्ट्री पर पढ़ते रहते हो। सर का एक खुद का एक यूट्यूब चैनल है, वो प्लीज़ देख लो। मैंने भी आपकी डिस्कवरी आपके यूट्यूब चैनल से ही की, जब आपने गेंगिस खान पर एक वीडियो बनाया, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो था। और मैं चाहूँगा कि हर कोई वो वीडियो जाके देखे। पर अब सर, आई वुड लाइक टू लेट यू चिप इन। जितना भी हिस्ट्री आपने आज तक पढ़ा इंडिया के बारे में, आप वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ते हो, पर इंडिया के बारे में जो भी आपने पढ़ा उसमें से टॉप 10 नगेट्स क्या है, टॉप 10 इन्फॉर्मेशन पीसेस क्या है? आई वुड लेट यू कैरी द एपिसोड्स। तो सबसे पहले इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इंडियन सिविलाइजेशन कितना पुराना है। राइट, अगर हम पढ़ते हैं हिस्ट्री तो हमें क्या मालूम पड़ता है कि बड़े बड़े सिविलाइजेशंस थे। ग्रीस था, रोम था, पर्शिया, चाइना एक्सेट्रा। ये सब सिविलाइजेशंस, फॉर एग्जांपल ग्रीस 3000 साल पुराना है, पर्शिया 3000 साल पुराना है, रोम 2500 साल पुराना है, चाइना 3-4 हज़ार साल पुराना है, इजिप्ट 5000 साल पुराना है। इंडियन सिविलाइजेशन कितना पुराना है? तो इसके लिए हम दो चीज़ें दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक्स। तो हमारा जेनेटिक्स जो हमारे खून में है, उसके थ्रू हम थोड़ा डिड्यूस कर सकते हैं हम कि हमारा जेनेटिक लीनेज, हमारा वंश कितना पुराना है, हमारे एंसेस्टर्स कहाँ से आए थे और कितने वर्षों से इंडिया में है। तो अगर हम जेनेटिक्स का स्टडी करेंगे, एक फील्ड है जेनेटिक्स का, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, तो उससे हमें मालूम पड़ता है कि इंडिया का जो जेनेटिक लीनेजेस है, मेल, दो टाइप के लीनेज होते हैं, मेल और फीमेल। ओके। तो इंडिया का जो मेल जेनेटिक लीनेज है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में 55,000 ईयर्स से प्रेजेंट है। मेल फीमेल ये कैसे डिवाइड होता है? मतलब औरतों का अलग जेनेटिक लीनेज होता है? क्या होता है कि हमारे
हमारे बॉडी के अंदर डीएनए है, उसको 23 क्रोमोसोम्स में डिवाइड किया गया है। अब उसमें एक क्रोमोसोम है जिसको बोलते हैं वाई क्रोमोसोम, ये फादर टू सन पास होता है। तो उसके अंदर जो म्यूटेशंस है वो हमारा पेट्रिलिनियल लीनिएज दिखाता है। और एक दूसरे किस्म का डीएनए है, इट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, वो मदर टू डॉटर पास होता है। ओके। तो उसको हम स्टडी करेंगे तो उसके हिसाब से हम फीमेल लीनिएज देख सकते हैं। और वो म्यूटेट होता है। हाँ, उसमें स्पेसिफिक म्यूटेशंस है, उसको हम स्टडी करेंगे कितने साल से म्यूटेशंस प्रेजेंट है। मतलब बायोलॉजिकली स्पीकिंग, मान लो आपका जो डीएनए स्टैंड, अगर आप एक अपने सर से एक बाल निकालोगे या अपने स्किन का एक पीस ले लोगे, उसको और भी ज़्यादा ब्रेक डाउन करोगे, उसके अंदर डीएनए होता है। हाँ, उसके सेल्स के अंदर डीएनए होता है। और डीएनए के भी अलग अलग हिस्से होते हैं। Yes. 23 पार्ट्स होते हैं। हाँ, ठीक है। और मान लो जो मेल डीएनए होता है, मतलब जब कि कोई मान लो किसी ने सेक्स किया और सेक्स करने के बाद वो एक एग फर्टाइल हो गया, फर्टाइल हो चुका है, एक हाँ। एग फर्टिलाइज हो चुका है। फर्टिलाइज हुआ, यस। तो फर्टिलाइज होने के बाद लाइफ का पहला स्टेप है कि इसमें एक्स क्रोमोसोम जाएगा। स्पर्म में XY होता है और एग में XX होता है। ओके। अब उसका कॉम्बिनेशन कैसा होता है? अगर XY होता है तो मेल होगा, X ऑफस्प्रिंग वो फीमेल होगा। ये दो चीज़ों में से एक चीज़ हो सकती है कि डबल एक्स हो सकता है या XY हो सकता है। हाँ, अभी जो XY है, अगर आप वो फर्टिलाइजेशन में XY हो तो आप एक आदमी बन जाओगे, और पुरुष। XX पुरुष बन जाओगे। और Yes. अगर XX हुआ तो आप औरत बन जाओगे। यस। पर वो जो XY है वो आप डायरेक्टली अपने पिताजी से इनहेरिट कर, इनहेरिट करेंगे पर- और वो अपने पिताजी से इनहेरिट करेंगे, उसमें जो भी म्यूटेशंस है। मतलब जो आपके पिताजी की चेन है, हाँ। आपके पिताजी, आपके दादा, आपके वंश। परदादा, हाँ, वो वंश। डायरेक्टली टॉप तक जाता है, मतलब ओरिजिनल सोर्स। हाँ, तो ओरिजिनली किस टाइम पर वो म्यूटेशन ओरिजिनेट हुआ वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके प्रोसेसेस हैं। और फीमेल साइड का क्या मतलब? फीमेल साइज में क्या होता है कि एक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है जो सिर्फ फीमेल्स में होता है। तो वो पास होता है फ्रॉम मदर टू डॉटर। Okay. तो उसमें भी कुछ स्पेसिफिक म्यूटेशंस होते हैं जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने साल पहले ओरिजिनेट हुए। ओके। इसलिए लोग कहते हैं, मतलब जैसे हमारे देश में गोत्र की बातें होती हैं। हाँ, यस, यही लॉजिक है यही लॉजिक है कि actually। आप, अगर कोई आपसे ये पूछा कि आपका गोत्र क्या है, तो आपने कहा कश्यप। हाँ। मतलब आपके पिताजी का भी गोत्र कश्यप है, उनके पिताजी का भी गोत्र कश्यप है। बट जब आप एक औरत से गोत्र के बारे में पूछोगे तो वो गोत्र अकॉर्डिंग टू मैरिज चेंज हो जाता है। हाँ, कि yes। गोत्र वाई क्रोमोसोम के बारे में, वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है। हाँ। Am I right? यस, ओके इट इज अ पैट्रिलिनियल लीनेज, गोत्र। ओके ओके। लेकिन जेनेटिक्स में मैट्रिलिनियल लीनेजेस भी होते भी हैं। होता है। Yes. नाउ सो आई लेट यू कंटिन्यू। ठीक है, सो अगर हम ये एनालिसिस करते हैं इंडिया में तो एक लीनेज है जिसको बोलते हैं हैप्लोग्रुप F। ओके। ये पैट्रिलिनियल लीनेज है, उसका टाइम ऑफ ओरिजिन है 55,000 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली। मतलब तब स्टार्ट हुआ था। यस, एंड दिस लीनेज, ये जो लीनेज है हैप्लोग्रुप F, ये पूरे दुनिया में मोर देन 90% ऑफ मेल्स का एंसेस्ट्रल लीनेज है। ओके। सो मोर देन 90% ऑफ नॉन अफ्रीकन मेल्स। तो अगर आप यूरोप में जाएंगे तो उधर भी बहुत सारे लोग मिलेंगे मेल्स जिनका एंसेस्ट्रल लीनेज ये हैप्लोग्रुप F है, मतलब इंडिया में ओरिजिनेट हुआ। और ये इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है। सो आउट ऑफ अफ्रीका के बाद आउट ऑफ इंडिया एक्सपेंशन हुआ था अप्रोक्सीमेटली 55,000 ईयर्स अगो। और अगर आप मैट्रिलिनियल लीनेज को देखेंगे तो दो हैप्लोग्रुप्स है, M और N, ये दोनों इंडियन ओरिजिन के हैं बिटवीन 55 एंड 65,000 ईयर्स अगो। एंड ऑलमोस्ट 100% ऑफ नॉन अफ्रीकन फीमेल्स इज इन लीनेजेस के डिसेंडेंट्स हैं। सर, हिस्ट्री की बात की जाए ना तो हम अक्सर सिर्फ वेस्टर्न हिस्टोरियंस की बातें सुनते हैं। हाँ, और उनके बहुत फिक्स थियरीज होते हैं कि अब ये हुआ था, फिर उसके बाद ये हुआ था, फिर ये हुआ था। हाँ, हाँ। पर अगर आप वाइडर हिस्ट्री पढ़ोगे, स्पेशली मॉडर्न हिस्टोरियंस की बातें पढ़ोगे, तो आपको फिर पता चलता है कि अरे ऐसे ऑल्टरनेटिव थॉट प्रोसेस भी, ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री भी है। आई फील कि ये भी एक ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री का पार्ट है, जहाँ अब तक हमें कहा गया है कि जितने भी वर्ल्ड वाइड ह्यूमन माइग्रेशन हुए वो अफ्रीका से स्टार्ट हुए थे। हाँ। बट ये साइंटिफिकली अभी जो आप कह रहे हो, साइंटिफिकली अभी प्रूफ है कि नहीं, शायद इंडिया से भी एक माइग्रेशन हुआ। ये क्या है ना, जो इंडिया से ये हैप्लोग्रुप्स निकले हैं वो भी पहले उनके एंसेस्ट्रल हैप्लोग्रुप्स अफ्रीका से आए हैं। सो क्या हुआ था कि अप्रोक्सीमेटली 70,000 ईयर्स अगो अफ्रीका के बाहर एक माइग्रेशन हुआ था, आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन। यमन के आसपास वो हुआ था। अब ये जो कुछ हजार लोग के आसपास थे, ये ईस्ट गए थ्रू द अरेबियन पेनिनसुला, इंडिया में आए, फिर इंडिया से पूरा एक्सप्लोजन हुआ आउट ऑफ इंडिया। सो ओरिजिनली जो इंडिया में थे वो भी अफ्रीका से ही सबसे पहले आए। अफ्रीका सो आउट ऑफ में। अफ्रीका थ्योरी इनकरेक्ट नहीं है। बट उसके बाद जो सबसे बड़ा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इनटू ऑल डायरेक्शंस इंडिया हुआ से वो हो गया। इंडिया से हुआ। मतलब मनुष्य
मानव जाति माना जाती है। का एक बड़ा हिस्सा इंडिया में एक्चुअली काफ़ी देर तक था, वहाँ से एक्सप्लोड होके हाँ। जापान गया, अमेरिका गया, रशिया गया, यूरोप गया, क्रेजी। पर सर क्या फिर हम ये मान सकते हैं कि जैसे लोग कहते हैं ना कि जब वहाँ यूरोप में स्टोन एज चल रहा था, यहाँ सिविलाइजेशन ऑलरेडी बन चुका था? ये सच है। ओके। सो अगर हम आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड को देखें भारत का तो सबसे पुराना जो आर्कियोलॉजिकल साइट जो हमें मालूम है, जो हमें मिला है, वो हरियाणा में है। उसका नाम है भिर्रान्ना। उसका अगर हम कार्बन डेटिंग देखेंगे तो इट इज़ अबाउट 9.5 थाउजेंड ईयर्स ओल्ड। ओके। और ये सो कॉल्ड हरप्पन ईरा का एक हिस्सा है। ठीक है। सो हरप्पन जो रीजन है वो अप्रोक्सीमेटली सप्त सिंधु रीजन है, पंजाब, अनडिवाइडेड पंजाब का रीजन है। पाकिस्तान भी इंडिया का ही हिस्सा था अंटिल 70 ईयर्स अगो। तो यहाँ पर इंडिया का सबसे एक्सटेंसिव सिविलाइजेशनल आर्कियोलॉजिकल अपने को एविडेंस मिलता है। सो एटलीस्ट 9.5-10,000 ईयर्स पुराना है। और अगर हम आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स को देखते हैं, स्टैचूज़ को देखते हैं, कार्विंग्स को देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि एक कल्चरल कंटिन्यूटी है। फॉर एग्जांपल आज भी लेडीज़ मांग में सिंदूर लगाती है। अगर आप हरप्पा में देखेंगे तो वहाँ पर स्टैचूज़ मिले हैं, फीमेल स्टैचूज जिनके मांग में सिंदूर है। हम लोग गए थे, आज भी मंदिरों में शिवलिंग की पूजा होती है। अब भी वहाँ पे भी 5,000 साल पहले होते थे। तो ये सब जो कल्चरल ट्रेट्स हमें मिलते हैं आज, वो ऑलमोस्ट 10,000 साल से कंटिन्यू हो रहे हैं। और हमने अभी आर्कियोलॉजी तो शुरू भी नहीं की है। हज़ारों साइट्स हमने एक्सप्लोर नहीं किए। तो इट इज़ पॉसिबल कि एक्चुअली अपना सिविलाइजेशन का आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड एटलीस्ट 10, 15, 20,000 साल जा सकता है इन द पास्ट। और वो हमें पता भी नहीं है अभी। हमें पता भी नहीं है अभी। होगा या नहीं होगा। हाँ। क्रेजी। आई विल लेट यू मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 2 सर। तो अगर ये हरप्पन सिविलाइजेशन, हरप्पन ईरा के आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड को हम देखेंगे तो हज़ारों छोटे सिटीज़ थे, बड़े अर्बन सेंटर्स थे। ये दुनिया का सबसे पहला कंप्लीटली अर्बन सिविलाइजेशन था। देश था एक। देश पूरा। देश मान सकते। हाँ, पूरा अर्बन था। मतलब ये वेल प्लान्ड सिटीज़ थे, ग्रिड सिस्टम के अनुसार। आज इंडिया के बड़े सिटीज़ आप देखेंगे कंप्लीटली अनप्लान्ड है। हर डायरेक्शन में कुछ भी बन जाता है, कुछ भी कंस्ट्रक्शन होता है। ये ब्रिटिशर्स की वजह से हुआ? ये एक्चुअली पोस्ट कॉलोनियल चीज़ है कि हमारे जो ब्रिटिश के बाद जो हमारे रूलर्स आए, उन्होंने कुछ प्लानिंग नहीं किया है। एनीवे, जो हरप्पन सिविलाइजेशन है उसमें फुल टाउन प्लानिंग था, सिटी प्लानिंग था, प्रॉपरली साइंटिफिक तरीके से। और उस टाइम के जो सिटीज़ और टाउन्स, उनका जो ड्रेनेज सिस्टम्स था बहुत अच्छा था। वो आज के इंडियन मेट्रोपॉलिटन सिटी से अच्छा था। और इंजीनियरिंग के बहुत बड़े वर्क्स थे उसमें। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स थे 5-6 हज़ार साल पहले। कहाँ दुनिया में मिलेगा ऐसा? सो दिस वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली अर्बनाइज्ड एंड फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज्ड सिविलाइजेशन। क्योंकि उस टाइम पे माइनिंग होता था, मैन्युफैक्चरिंग होता था बहुत सारी चीज़ों का, ट्रेड होता था विद अलग जगहों से। और माइनिंग में जो अगर टिन नाम का एक मेटल है, वो सेंट्रल एशिया से लाते थे, हमारे ही लोग। तो इतना बड़ा सिविलाइजेशन था। और बहुत सारे माइग्रेंट्स भी आते थे अलग जगहों से, बिकॉज हमें कुछ स्केलेटन्स मिले हैं वहाँ पे जिनका जेनेटिक्स अलग है और जिनका ओरिजिन बाहर से है। तो जैसे आज अमेरिका बहुत प्रॉस्परस है, तो हर देश से लोग वहाँ जाते हैं क्योंकि सबको वहाँ पे अच्छा लाइफ चाहिए। तो वैसे उस टाइम पर 5,000 साल पहले जो अपना सप्त सिंधु रीजन में जो सिविलाइजेशन था, वहाँ पे पूरी दुनिया से इमिग्रेंट्स आते थे। दुनिया का अमेरिका था तभी उस टाइम के ज़माने में। यस। और मतलब जो आप कह रहे हो ना कि बिल्डिंग भी थे, ड्रेनेज सिस्टम था, मतलब हमारे इंजीनियरिंग के एडवांसमेंट्स हुए थे बहुत ही ज़्यादा। तो जब ये इंडिया में हो रहा था, बाहर क्या हो रहा था? चाइना में क्या हो रहा था? मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा था? अफ्रीका में क्या हो रहा था? यूरोप में क्या हो रहा था? 5,000 साल पहले जब ये हरप्पन ईरा ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन सबसे मेच्योरिटी में था, तब चाइना शुरू भी नहीं हुआ था। अफ्रीका में एज फार एज वी नो कुछ नहीं था। यूरोप में लोग स्टोन एज में जी रहे थे। इजिप्ट बस शुरू हो रहा था उस टाइम। सो इंडियन सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट नोन कंटिन्यूसली एग्जिस्टिंग सिविलाइजेशन इन द होल वर्ल्ड। तो ये बात है। और अगर आप देखेंगे दुनिया का सबसे पुराना लिटरेचर क्या है, तो ऋग्वेद है। ओके, अभी अगर आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ेंगे तो आपको बोला जाएगा टेक्स्ट बुक्स में कि ये कुछ 3,000 साल पुराना होगा ऋग्वेद। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद में एक नदी की बात होती है,
सरस्वती, उसकी बहुत बहुत रेफरेंसेस है और ये बहुत बड़ी नदी के रूप में उसको प्रेजेंट किया गया है। मतलब जैसे आज गंगा माँ की बात होती है वैसे ही सरस्वती। हाँ, तो गंगा, यमुना, सरस्वती और सिंधु, इन सब नदियों से बड़ी थी सरस्वती। ओके, और I think वो अगर dry हो हम चुकी थी उस जियोलॉजिकल time पे। रिकॉर्ड को देखेंगे तो सरस्वती 2500 साल पहले, 3500 साल पहले सूख गई। नहीं, मैंने सुना था कहाँ कहीं थी पे। सरस्वती नदी? हिमालय से निकलती थी और पंजाब, हरियाणा, सिंध और गुजरात इसमें से फ्लो होती थी। अगर आप सैटेलाइट इमेजेस देखेंगे तो आपको अभी भी उसका रिवर बेड मिलेगा, दिखेगा, ड्राई रिवर बेड। बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा, इनॉर्मस नदी थी ये। तो ऋग्वेद में सरस्वती को क्या बोला गया है? जोर से गरजने वाली नदी, लाउडली रोरिंग, मदर ऑफ फ्लड्स, बहुत बड़ी बड़ी बाढ़ें आती थी उस नदी में। तो ये सब मेंशन किया गया है ऋग्वेद में। तो क्लियरली ऋग्वेद एक उस टाइम पे लिखा गया था जब ये नदी बड़ी नदी थी, फुल फोर्स में थी। अभी नेचर नाम का एक साइंटिफिक जर्नल है, उसमें काफ़ी स्टडीज़ हुआ है सरस्वती के बारे में। तो उसमें क्या मिलता है हमें कि सरस्वती 6000 BC के बाद कम होने लगी। तो सो द लास्ट टाइम सरस्वती एक बड़ी नदी थी वो 8000 साल पहले की बात है। तो क्लियरली ऋग्वेदा अप्रोक्सीमेटली उस इरा में लिखा गया है, नॉट 3000 ईयर्स अगो। इट इज़ वेरी क्लियर, इसमें कोई शक ही नहीं हो सकता है। सर अभी ये जो 5000 साल पहले, 8000 साल पहले की बात हो रही है, तो हम कह रहे हैं कि ओके ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, अच्छा हमारे किताबों में कहा जाता है कि सिर्फ 2500 साल पुराना। वही ना, वही उससे ज़्यादा पुराना बहुत यस डेफिनेटली होगा ये। हमारी जो किताबें हैं, हमारा जो हिस्ट्री है, ऑफिशियल हिस्ट्री, ये कम्प्लीटली ऑब्सोलीट है, कम्प्लीटली आउटडेटेड है, जो हम स्कूल में पढ़ते हैं। जो हम स्कूल में आज भी पढ़ते हैं। अब ये जो बुक है ऋग्वेदा, ये हमारी सभ्यता का फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है, फाउंडेशनल लिटरेचर है। ये वैदिक संस्कृत में लिखा गया था। सो क्लियरली वैदिक संस्कृत भी 8000 साल पुराना है एटलीस्ट। और दुनिया में और कोई लैंग्वेज उसके पास भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ एंटिक्विटी। एंटिक्विटी मतलब एंटिक्विटी मतलब कि कितना पुराना, कॉम्प्लेक्स, रिच, वो भी नहीं, एज इन टर्म्स ऑफ एज। सो दुनिया में कोई भी लैंग्वेज, इवन जो हम जानते हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं, कुछ 3-4 हज़ार साल से पुरानी नहीं है कोई भी। बट संस्कृत क्लियरली एटलीस्ट 6-7-8,000 ईयर्स पुरानी है, एटलीस्ट मिनिमम। क्रेजी। हाँ, मतलब लोग कहते हैं कि अगर आपने एक बार लाइफ में संस्कृत सीख ली तो एक नॉलेज का पोर्टल अनलॉक हो जाता है। हाँ, क्योंकि कोई भी भाषा से अगर आप दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर रहे हो तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाता है। और अगर आप उसी ओरिजिनल लैंग्वेज में किसी किताब को पढ़ोगे, किसी टेक्स्ट को पढ़ोगे, आपको प्योर नॉलेज मिल जाता है। तो लोग कहते हैं कि ऐसे ही इंडिया में बहुत सारी नॉलेज पोर्टल्स है जो अभी तक अनलॉक है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जिसके बारे में लोगों को शायद पता नहीं है। तो काला जादू की बातें होती है, सफ़ेद जादू की बातें होती है, शायद वो भी सीक्रेट्स सफ़ेद जादू उन कौन किताबों सा में छिपी हुई है। हो सकता है, हो सकता है। सर, पर एक बेसिक सी क्वेश्चन है कि जब मोहनजोदारो हड़प्पन सिविलाइजेशन का प्रोग्रेस हुआ था, हाँ, तब रेस्ट ऑफ इंडिया में क्या हो रहा था? मतलब साउथ इंडिया में क्या हो रहा था, बंगाल में क्या हो रहा था? अब हमें धीरे धीरे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल रहा है कि ये जो हड़प्पन फेज था हमारा सिविलाइजेशन का, वो सिर्फ सप्त सिंधु में कंसंट्रेटेड नहीं था। उस टाइम पे गंगा वैली में भी उतना ही था, लेकिन हमने कुछ एक्सप्लोर नहीं किया है आज तक। हमने आर्कियोलॉजिकल रिसर्च नहीं किया है। पिछले 70 ईयर्स से इंडिया में कुछ रिसर्च हुआ ही नहीं है हिस्ट्री के बारे में, आर्कियोलॉजी के बारे में बहुत बहुत कम हुआ है। 99.9% हमारा आर्कियोलॉजी अभी भी छुपा हुआ है बिलो द अर्थ। तो हमें जो अभी एविडेंस मिल रहा है धीरे धीरे, उससे मालूम पड़ रहा है कि इवन इन यूपी गंगा वैली में बहुत पुराने पुराने अर्बन सेंटर्स थे। बंगाल तक भी है और साउथ में भी है। साउथ में कुछ टेम्पल्स है अंडर द सी मिले हैं जो बहुत पुराने हैं, उसका एज हमने अभी तक डिटरमिन भी नहीं किया है। गुजरात में द्वारका था, वो भी हड़प्पन ही सिटी था, वो कुछ 8000 साल पुराना है। तो धीरे धीरे हमें क्या एविडेंस मिल रहा है कि पूरा इंडिया जैसे आज इंटरकनेक्टेड है, तब भी पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट इंटरकनेक्टेड था और अर्बन सिविलाइजेशन था पूरा का पूरा। आपको ये लगता है कि रामायण महाभारत असल में हुए होंगे? अब जो कहा जाता है हमारे टेक्स्ट बुक्स में कि ये सब मिथ है, लेकिन ठीक है, अगर मान लो कि ये मिथ है, ठीक है, तो हमें एविडेंस क्यों मिल रहा है? अब महाभारत में एक एपिसोड है, एक इंसिडेंट है, अर्जुन द्वारका में थे उस टाइम पे, और द्वारका में बहुत बड़ा भूकंप आया और पूरा नगर ओशन के नीचे आ गया। ये अर्जुन ने अपने आंखों से देखा और ये महाभारत में रिकॉर्डेड है। तो लोग बोलते रहते हैं कि ये सब नॉनसेंस है। तो 20 साल पहले द्वारका कैसे मिल गई?
अंडर द ओशन, उसी जगह पे, नियर द प्रेजेंट डे सिटी ऑफ द्वारका। तो क्लियरली दिस इज प्रूफ कि ये इवेंट एक्चुअली हुआ। तो महाभारत का एक इवेंट अगर ट्रू है, सच है, तो बाकी इवेंट्स क्यों सच नहीं हो सकते? दूसरी बात है, रामायण में क्या कहा गया है कि श्रीलंका जाने के लिए हमें एक राम ने और हनुमान ने एक ब्रिज बनाया, राम सेतु। आज मिला है वो ब्रिज, वो मैन मेड ऑब्जेक्ट है, वो मैन मेड स्ट्रक्चर है पूरा। दुनिया में इससे पुराना मैन मेड स्ट्रक्चर है ही नहीं, इतना बड़ा मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर का। सो वंस अगेन ये रामायण का भी प्रूफ हो गया। अभी हम अगर ढूंढेंगे तो और भी प्रूफ मिलेंगे हमें। और दूसरी बात ये है, महाभारत और रामायण के टेक्स्ट में बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल इंफॉर्मेशन दिया गया है कि ये युद्ध हुआ तब स्काई इस तरह था, ये प्लेनेट इस कंस्टलेशन में था, एट्सेट्रा। अब आप फिक्टिशियस एस्ट्रोनॉमिकल डेटा बना नहीं सकते, क्योंकि स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सब सेलेस्टियल मैकेनिक्स को फॉलो करते हैं और ये बहुत प्रिसाइज पाथ्स होते हैं। सो क्लियरली ये सब जो डेटा है, बहुत सारा एस्ट्रोनॉमिकल डेटा है रामायण में और महाभारत में, ये क्लियरली जेन्युइन ऑब्जर्वेशनल डेटा है, ये फिक्टिशियस डेटा नहीं है। तो क्या करना चाहिए हमें कि हमें एक टीम ऑफ साइंटिस्ट को इकट्ठा करना चाहिए और इसको एनालाइज कीजिए। आज सॉफ्टवेयर्स भी पॉसिबल सब मिलते हैं जिससे हम इसको एनालाइज कर सकते हैं, तो उससे हमें प्रिसाइज डेट्स मिल जाएंगे। किसी को करना चाहिए, वी नीड फंडिंग फॉर दैट। हाँ, वो गवर्नमेंट से फंडिंग शायद नहीं मिल रही है आर्कियोलॉजी के लिए या रिसर्च के लिए, इन सब रिसर्च के लिए नहीं मिल रही है, लेकिन इट इज़ 100% रियल। महाभारत और रामायण दोनों 100% रियल है। हमें आर्कियोलॉजिकल प्रूफ भी मिला है द्वारका का और राम सेतु का, और ये आर्कियो एस्ट्रोनॉमिकल जो डेटा है बुक्स टेक्स्ट के अंदर, उससे एग्जैक्ट डेट्स मिल सकते हैं। भाई सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा, जैसे उन्होंने वीडियो में कहा कि हमारे यहाँ पर 70 सालों से जो है हिस्ट्री पर कोई रिसर्च ही नहीं हुई, चीज़ों पर रिसर्च नहीं हुई। और वाकई ये हकीकत, अगर हम इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान में भी देखते हैं ना, जो चीज़ें जिन पर रिसर्च अंग्रेज कर गया, उसके बाद कोई रिसर्च नहीं हुई। अच्छा, मैं बताऊंगी पहले कि मुझे तो वीडियो देखने का बहुत मजा आया कि जिस तरीके से उन्होंने वीडियो स्टार्ट की, मनुष्य के बारे में, ओरिजिन के बारे में, कि कहाँ से एक्सपैंड हुआ, कहाँ से आए, मतलब मेरे लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग था। फिर उसके बाद जैसे धीरे धीरे आगे वो चलते गए, और मैं वाकई में अग्री करूंगी कि जितना भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यहाँ पर भी है, और जब हम लोगों का कुछ अर्से पहले हम लोगों ने ब्लॉग्स भी बनाए थे कि हम लोग तक्षशिला भी गए थे, और वहाँ पर वाकई में मुझे भी लगता है कि वहाँ पर अभी और बहुत कुछ ऐसा है जो कि डिस्कवर करने वाला है। क्योंकि जब हम म्यूजियम में भी गए थे तो जैसे इसके अंदर पिक्चर्स दिखाई हुई हैं, बिल्कुल वैसे ही हम लोगों ने वहां पर फीमेल्स की पिक्चर्स भी देखे, मतलब आइडल्स देखे थे, और उसके साथ साथ सिंदूर की डिब्बी भी देखी थी कि जो कि बहुत ज्यादा पुरानी थी। बिल्कुल। और हम जब सिविलाइजेशन गए थे, जो तक्षशिला की बात करें, तो वहां पे जब हमने एक व्यू देखा, अभी फिलहाल हमारे पास कोई इस तरह का इक्विपमेंट नहीं था कि हम जो इसका एरियल व्यू भी ले सकते, लेकिन हमने जो एक वहां पर जाके जमीन से या थोड़ी सी हाइट पे खड़े होकर व्यू देखा, तो उसे देख कर पता चल रहा था कि यहाँ पे जितनी भी चीजें बनी है वो कितने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बनी हुई है। इवन के पानी जमा करने का तरीका, पानी को निकालने का तरीका, वहां पे इबादत गाहें जो बनी हुई थी, वो सब बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बनाई हुई थी। अच्छा, इसमें जैसे मौजूदों का जिक्र किया गया, हम लोगों ने एक वीडियो भी देखी थी और उसमें भी ये बताया गया था कि वहां पर ड्रेनेज सिस्टम को हमने बल्कि वो बकायदा देखा भी था मौजम के, कैसे ऐसे मोड़ के और ढलान की सूरत में पानी की निकासी का वहां पर एक तरीका था। और इसके अलावा बहुत पुराने पाइप्स भी पानी के वहां पर अभी हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अगर हम वहां की वीडियोस देखें तो मेरे लिए वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें थी। और मैं ये सोचती हूँ कि जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि उस टाइम के जो लोग थे वाकई में वो ज्यादा मॉडर्न, सिविलाइज, और अगर इंजीनियरिंग के लिहाज से भी बात की जाए तो मुझे लगता है कि बहुत ही कमाल की उन्होंने सारी प्लानिंग की। यार अगर हम आज के शहरों की बात करें ना कहीं जो है हमें वो जो इंजीनियरिंग ग्लिचेस होते हैं ना वो देखने को मिल जाते हैं, जो वो चीजें इस तरह की बना देते हैं कि भाई शाम को बनाई है, अगले दिन खराब हो गई है, या एक बारिश हुई है, जो उन्होंने पूरा प्लान बनाया था वो सारे का सारा उसका सत्यानाश हो गया, तो हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जब हम वाकई में ऐसी चीजों के बारे में पढ़ते हैं जो पुरानी होती हैं, तो हमारा वाकई एक बार दिमाग चकरा जाता है कि भाई उस जमाने के
इंजीनियर कैसे थे। जैसे कि अगर हम तक्षशिला की बात करें तो हम जो वहां पे गए वो थोड़ी सी हाइट पे था, लेकिन हम अगर उसके ड्रेनेज सिस्टम को देखें ना तो वो इस तरह था कि बारिश होती थी, क्योंकि जब हम वहां पे गए थे तो रात पहले बारिश हुई थी, ठीक है। लेकिन अगर हम तक्षशिला की बात करें तो वहां पर बिल्कुल सूखा था, ऐसा लग ही नहीं था कि बारिश हुई है, बिल्कुल कोई पानी इकट्ठा नहीं हुआ था। और मतलब वही चीज हम लोग डिस्कस करते हैं कि पहले टाइम में चीजें बहुत अच्छे से प्लान की जाती थी। अच्छा, मोहनजोदड़ो मुझे खुद पर्सनली बहुत देखने का शौक है और मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश मौजम, इन सब लोगों को मिलकर, इवन के मुझे लगता है कि जहां तक पहले हिंदुस्तान फैला हुआ था, सब लोगों को मिलकर बहुत सारी चीजें डिस्कवर करनी चाहिए, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को स्पेशली, क्योंकि ये हम सबकी एक विरासत है, हम सबके एंसेस्टर्स की ये चीजें हैं और हमें इतना क्यूरियस होना चाहिए चीजों को जानने के लिए। क्योंकि देखें जिस टाइम पर ये चीजें हो रही थी उस टाइम पे यूरोप में स्टोन एज चल रहा था और ये मेरे लिए बहुत हैरानकुन बात है सीरियसली। और आज का अगर हम टाइम देखें तो वो कंट्रीज इतने प्रॉस्पेरस हैं और हम अपनी, मैं मतलब अगर मैं अपने कंट्री की बात करूंगी तो यहाँ पर ये दुनिया से कितना पीछे रह गया और क्यों रह गया उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। सबसे पहली रीजन मुझे ऐसा लगता है कि ये है कि हम हर चीज में ना रिलीजन को ले आते हैं। इसको साइड पर करके जब हम चीजों की खोज लगाना शुरू करेंगे ना, मुझे लगता है कि वो चीजें बड़ी मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के लिए, आने वाली हमारी जनरेशंस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। और हिस्ट्री की मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी कि वाकई में हिस्ट्री, मुझे ऐसे लगता था हमेशा से कि इंडिया में तो फिर भी बहुत ज्यादा हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, बट पाकिस्तान में तो हिस्ट्री इतनी ज्यादा मुझे नहीं लगता कि बच्चों को कोई नॉलेज होता है या इंटरेस्ट होता है या उनको कुछ इतना ज्यादा पता भी होता है इन चीजों के। देखिए मैं अगर यहाँ पे बात करूँ ना तो पाकिस्तान में जो है आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। जैसे अगर हम बात करें तक्षशिला का, हमने बात किया कि वहां पे धर्मशाला स्तूपा आपको देखने को मिलेगा, तक्षशिला म्यूजियम। फिर उसके बाद एक पिंडी के पास, इवन कि आप पिंडी के रीजन में देखें ना तो आपको इर्द गिर्द बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मणिकाला स्तूपा है वो देखने को मिलेगा, फिर हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, फिर उसके बाद एक मेहरगढ़ सिविलाइजेशन भी है। यानी कि आपको बहुत सारी सिविलाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलेंगे और अभी वो भी हैं, जैसे बीच में जिक्र किया गया कि गंगा किनारे जो है आपको बहुत सारी सिविलाइजेशन देखने को मिलेगी। द्वारका शहर की बात करें वो भी जो है डिस्कवर किया गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हिस्ट्री के मैं कहता हूँ पन्नों से भी गुम हो चुकी हैं यहाँ पर। यहाँ पर मैं सरस्वती नदी के बारे में बात करना चाहूंगी क्योंकि पहले भी मैंने इसके बारे में सुना था। तो मैं ये बात सोचती हूँ कि अगर 8000 साल पहले भी ऋग्वेदास में ये चीजें थी तो इट मीन्स कि उससे भी कहीं पहले लोग थे जिन्होंने ये सब चीजें वहां पर मेंशन की हैं। और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है एक चीज से, और वो ये, मैं मतलब अपना एक ओपिनियन देना चाहती हूँ कि आइडल्स को लेकर एक सोच होती है, मतलब कि बहुत सारे लोगों की कि आइडल्स नहीं बनाने चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर कहीं ना कहीं पर आइडल्स बनते हैं या तस्वीरें बनती हैं, ठीक है ना, तो जो पहले के लोग थे वो किस तरीके से कन्वे करते हैं, उनका कन्वे करने का तरीका सिर्फ यही था उस टाइम पर, या तो वो जैसे हमने उस टाइम पर देखा था कि जो एक दरख्त था उसकी छाल पर यानी कि उसकी स्किन पर लिखते थे, ठीक है, जो कि वेदा उस पर लिखे गए हैं। फिर उसके अलावा अगर आइडल मूर्तियां बनाकर लोगों को एक मैसेज कन्वे किया गया, बट मुझे लगता है विद टाइम इन चीजों को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करके ना इनका मैसेज गलत कर दिया गया। अच्छा, मैं सरस्वती नदी की जैसे बात की जा रही है तो यहाँ पर एक दरिया है जिसका बहुत ज्यादा जिक्र देखने को मिलता था, यानी कि जब हम पढ़ते थे हिस्ट्री में उसमें उसका नाम था दरियाए घाकड़ा, यानी कि घाकड़ा नदी। वो भी कहते थे कि जो ये सब कॉन्टिनेंट था ना इंडियन, उसकी सबसे बड़ी नदी वो हुआ करती थी और बहुत सारे इलाके को सिराब करके वो जाती थी और वक्त के साथ साथ वो जो है खत्म हो गई। और ये यानी कि पाकिस्तान में जो है ना, यानी कि जो मैंने जो थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी थी, इसका कुछ इस तरह था कि एक किला है, किला दड़ावड़, यहाँ पे बहावलपुर के पास, तो वहां पे जो है इसका पानी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था और इवन के महल के अंदर से इसका पानी गुजरता था। वहां पे भी आबादी थी, लेकिन जब ये दरिया सूखा खत्म हुआ तो वहां पे भी आबादी खत्म हो गई। अच्छा, ये आप कह रहे हो कि ये जो दरिया है वो सरस्वती नदी से निकलता था, या तो इसी को ही सरस्वती नदी कहा जाता है। अच्छा। और या यही सरस्वती नदी थी। ओके। और इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगी महाभारत की और इसके अलावा भगवत गीता की, श्रीमद्
भगवत गीता की। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मिथ्स हैं, बट ऑनेस्टली जो हम लोग चीजें पढ़ते हैं और जहां तक मुझे चीजें समझ में आती हैं पढ़ने के बाद, मुझे ये मिथ्स नहीं लगती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो हम लोग मतलब इस्लाम में भी पढ़ते हैं। बिल्कुल। तो हम लोगों को वो मतलब बहुत हम लोग रिलेटेबल लगते हैं ये चीजें, कि हाँ स्टोरीज जो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, जो उस टाइम की स्टोरीज उनके लिहाज से पढ़ते हैं, तो वाकई में हम लोग को लगता है कि मतलब मैसेज वो ही दिया जा रहा है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर अगेन मैं कोई कंपैरिजन नहीं करी, बट इट्स जस्ट कि हम लोग जो पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कशन करते हैं। अच्छा, और उसके साथ जिस तरीके से वाकई में द्वारका सिटी की बात की गई है, फिर राम सेतु ब्रिज के बारे में बात की गई है, फिर उसके बाद विमान की जो बात हम लोग करते हैं कि जो उस टाइम पर जो रावण थे उन्होंने जो विमान इस्तेमाल किया था, मे बी आगे इसके बारे में और डिस्कशन हो, बट हाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हम लोग को जानने की जरूरत है। और मुझे लगता है ये हमारी कंबाइन हिस्ट्री है, हमारी कंबाइन चीजें, और हमें इन सबको पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए इन चीजों के बारे में। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमें इतनी अच्छी खूबसूरत वीडियो सजेस्ट की। यहाँ पे मैं थोड़ी और चीजें ऐड करना चाहूंगा। जो मैंने हाकड़ा दरिया के बारे में बोला, ये वो दरिया है जिसके इर्द गिर्द जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन या प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन बसाई गई थी। और जो है बाद में जो है जब इस पे रिसर्च हुई तो जो रिसर्चर से उनकी तरफ से कहा गया कि यही सरस्वती दरिया था। और अब जो है ये सिर्फ जो मानसून की जब बारिशें होती हैं, पानी ओवरफ्लो करता है, तो ये सिर्फ उसी सीजन में चल रहा होता है। वेल गाइस, काफी एक इंटरेस्टिंग एपिसोड हम लोगों ने देखा है, और हम लोग बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहेंगे कि आपने हमें इतनी अच्छी वीडियो सजेस्ट की है। और आगे अब मजीद जितने भी हम सेकंड और थर्ड इसका एपिसोड देखेंगे, तो मुझे लगता है कि अभी इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है, मेरा मन कर रहा है मैं जल्दी से देख लूं। बट एनीवे बहुत मजा आया, और मुझे लगता है हमारे पास बोलने के लिए भी बहुत कुछ होगा। हाँ, आई होप बोलने के अलावा हमें जानने की बहुत ज्यादा मतलब चीजें मिलती हैं, और जब हम लोग जानते हैं फिर उसके बारे में दोबारा से रिसर्च करते हैं ना, मुझे और ज्यादा मजा आता है। मैं मौजूद को ये कहती कि मुझे क्यूरियोसिटी होती है कि मैं जानूं और जानूं इन चीजों के बारे में, हमारी ओल्ड सिविलाइजेशन के बारे में, लोग किस तरीके से रहते थे, कैसे चीजें स्टार्ट हुई, उन सब चीजों को देखने के लिए। एनीवे गाइस, ये तो थी हमारी आज वीडियो। आई होप आपने एंजॉय की होगी, और इसी के साथ हमें इजाजत, हमारी वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।